जय श्री राम। नैनीताल का झील दर्शन। सुदूर से लोग नैनीताल के पर्वतीय अंचल में वहाँ के सुंदर परिवेश का दर्शन करने, वहाँ कुछ दिन बिताने इस निमित्त जाते हैं। मेरा सौभाग्य कि नैनीताल के एक पूर्ण आवासीय विद्यालय में 11 वर्षों प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए मैंने अनेक बार इन वादियों का, इन सुंदर पर्यटन के स्थलों का दर्शन भ्रमण किया और इस कारण आज बहुत दिनों के बाद उसके संदर्भ में कुछ कहने का मन बना। मैंने ये पाया कि पर्वत घूमने के लिए तो बहुत लोग जाते, लेकिन सबसे अच्छा घूमने का ढंग बंगाली लोग जो कलकत्ते या आसपास के सुदूर स्थानों से अपना होमवर्क करके और पर्वत को घूमने के लिए समय निकालते हैं। उसका वैशिष्ट्य कुछ इस प्रकार है कि वे अपने से पहले गए यात्रियों से पूरी जानकारी कर, नोट कर, एक एक बात का अनुमान कर, भान कर और फिर वे घूमने जाते। वे अनावश्यक खर्च और कठिनाई से बच जाते। मैं सबसे पहले चर्चा क्रम में ये बताऊं कि नैनीताल से 15-20 किलोमीटर पहले काठगोदाम नामक स्थान, जो हल्द्वानी के निकट ही है, वह यात्राक्रम का अंतिम रेलवे स्टेशन है। बड़ी लाइन की गाड़ियां वहां तक जाती हैं। यदि आप किसी ओर से यानी लखनऊ की ओर से छोटी लाइन की गाड़ी से आ रहे हों तो लाल कुआं तक ही ट्रेन छोड़ती है। किसी भी मार्ग से यदि आप ट्रेन के अंतिम स्टेशन पर हैं तो आगे नैनीताल के लिए आपको पर्याप्त साधन मिलेंगे। सरकारी रोडवेज की बस, कुमाऊं मंडल विकास निगम की बस और अन्य प्राइवेट बसें भी इन स्थानों पर ले जाने के लिए सहज सुलभ रहती हैं। यदि आप सीधे नैनीताल जाकर रुकना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा जो लोग जागरूक हैं वे नैनीताल के महंगे होटलों के बजाय आसपास के स्थानों पर रुकना अधिक पसंद करते। खैर, आप नैनीताल पहुंचकर एकदम झील के किनारे के होटलों से बचें। वे अपेक्षाकृत महंगे हैं। नैनीताल में ही अगर थोड़ा दाएं बाएं हटें तो ये होटल 30 से 40% तक सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं और वहाँ एक सुकून का वातावरण भी मिलता है। आखिर घूमना तो रहता ही है। ऐसे होटलों में यदि परिवार साथ है तो परिवार की संख्या, उनकी आवश्यकता आदि का भी विचार ध्यान कर सकते हैं। नैनीताल में सांध्य वेला में अच्छे कपड़े पहनकर और कई घंटे वहाँ के सड़कों पर घूमने का भी एक आनंद है। ये वो सड़कें हैं जहाँ कभी जब अंग्रेज रहते, उनका प्रभाव था, तो वे कहते थे कि इंडियन और डॉग इन दोनों के लिए इस माल रोड पर घूमना अलाउ नहीं है। लेकिन अब तो वो बात नहीं रही। आज उन सड़कों पर घूमते मन में आभास होता है कि आज स्वाधीनता का कितना बड़ा वरदान हम सबको मिला है कि जहाँ कभी कुत्तों के साथ हमारी तुलना होती थी, आज उन सड़कों पर हम घूम टहल सकते हैं। नैनीताल के झील के किनारे चारों ओर सड़क है, जिधर मुख्य होटल, मुख्य सारे रहने के आवास हैं, वह माल रोड। अन्यथा उसके अपोजिट ठंडी सड़क, जहाँ केवल पेड़ पौधे और हरियाली है, इस कारण वहाँ कुछ ठंडक का आभास भी होता है। अंत में जहाँ सबसे पहले नैनीताल को हम छूते हैं, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है। बाबा नीम करोड़ी दास का पावन तीर्थ। उस अपने साधन से जाते समय हनुमान जी का दर्शन करना यह नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद नैनीताल के तल्ली ताल यानी नीचे की एरिया, वह प्रारंभ हो जाती। उससे पहुंचकर आप किसी होटल का आश्रय ले सकते हैं। यदि आप रोडवेज बस से जाते हैं तब भी वह तल्ली ताल ही छोड़ देती है। वहाँ सांध्य काल तक विश्राम के बाद और फिर 1 चक्कर 2 चक्कर
उन सड़कों पर टहलने का अपना एक अलग आनंद है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ का एक मुख्य मैदान जिसको कि वहाँ फ्लैट कहा जाता, उसके आसपास की कुछ विशेषताएं जो बताने पर ही ध्यान में आएंगी। वहाँ गिरजाघर है, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ मंदिर है, वहाँ ये सब एक साथ है। वहाँ एक साथ गिरजे की घंटी, मंदिर के घड़ियाल का वादन, आरती की धुनियाँ और मस्जिद की अजान, ये सब एक साथ सुनाई पड़ती। पास ही झील के किनारे नैना माता का मंदिर है, पार्वती माता का वह मंदिर। कहते हैं कि जब सती के वियोग के बाद वे उसे लेकर शंकर भगवान परिभ्रमण करने लगे थे तो यहाँ उनकी आँख गिरी थी। यह आँख का गिरना अन्यत्र भी बताया जाता, लेकिन माता पार्वती का सुंदर पावन मंदिर तो यहाँ है ही। उसका दर्शन करिए, लगा हुआ गुरुद्वारा है, वहाँ मत्था टेकिए और फिर चारों ओर कुछ घूम लीजिए। वहाँ एक तिब्बती मार्केट है जिसमें जब विदेशी वस्तुओं का क्रेज़ था तब उस बाज़ार को घूमने का अपना एक अलग आनंद था। तब वहाँ निकॉन या एक से एक कैमरे, फोटोग्राफी के उपकरण के साधन और एक से एक सामग्री कुछ सहजता के साथ मिल जाती। वहीं पर कुछ चाइनीज डिश जैसे मोमो, जैसे सूप, ऐसे नाना प्रकार के चाउमीन, ये सब उपलब्ध हो जाते। हमारे उस विद्यालय के बच्चे जब आउटिंग के लिए आते तो सबसे पहले तिब्बती मार्केट के इन खाने पीने की जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित करते और ऐसे वहाँ घूम टहल कर अगले दिन लेक टूर का आयोजन करना चाहिए। लेक टूर यानी झील का भ्रमण। लोग ऐसा समझते कि केवल एक झील यानी नैनीताल के झील को ही लेक टूर कह सकते हैं। ऐसा नहीं, 8 से 10 झीलें आसपास होती हैं जिनकी नाम गणना करूं तो नैनीताल के सबसे निकट लगे खुरपा ताल, जिसका आकार किसी जानवर के खुर की तरह से है, अतः उसका नाम खुरपा ताल पड़ा। वहाँ कुछ दुर्गम होने के कारण वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, जिनका अपना साधन हो वे ही पहुँच पाते। तो ऐसा खुरपा ताल, नैनीताल, सात ताल, नल दमयंती ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, ऐसे कुल मिलाकर 8-10 ताल तो मैं ही लगातार घूमता रहा। लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं मैं उन्हीं की चर्चा करता हूँ। जिस नैनीताल को सबसे पहले कहा, वहाँ अंत में आकर बचे समय को बिताना ही रहता है। अतः मैं सबसे पहले ताल जब वहाँ से चलें तो भीमताल के लिए प्रस्थान करें। भीमताल के बीच में कुछ पहले मुड़कर एक स्थान पड़ता सात ताल। उसे देखकर ऐसा लगता कि 7 ताल होंगे, ऐसा नहीं, उस जगह का नाम सात ताल है। सुंदर रमणीय 1-2 नौकाएं, एक सपाट तट, छायादार वृक्ष, जहां लोग अक्सर अपने साथ लाए कुछ खाने पीने के वस्तुओं का उपयोग करते। यूँ थोड़े महंगे दर पर खाने पीने की सामग्री वहाँ भी मिल जाती। ऐसा 7 ताल। 7 ताल से भीमताल की ओर चलते समय रास्ते में एक छोटा ताल और पड़ता जिसको पर्यटक छोड़ देते, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ा। वह है नल दमयंती ताल। महाभारत का एक छेपक कथानक है कि अपनी अनन्य प्रिया दमयंती को दुखी अवस्था में छोड़कर जुए में हारे नल रोते बिलखते वहाँ से चले गए और कहते हैं कि राजा नल पर विपत पड़ी, भूनी मछली जल में पड़ी, तो वहाँ मछलियाँ हैं कुछ काली काली जली हुई। ऐसा लगता है कि नल की भुनी हुई मछलियाँ ही आज अपनी संतति को बढ़ाकर और इस ताल में इतनी सारी हो गई हैं। वहाँ कुछ कापालिक क्रिया, कुछ श्राद्ध कर्म आदि किया जाता, ऐसा भी उस स्थान का वैशिष्ट्य है। वहाँ पास में एक सुंदर नर्सरी है। वहाँ दर्शन लायक कोई बहुत आकर्षण तो नहीं, ताल भी अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन पौराणिक आख्यान से जुड़ने के कारण देखने की इच्छा होती। फिर आइए भीमताल। नैनीताल की तरह से भीमताल का भी बड़ा महत्व है।
कहते हैं कि वहाँ भीम कुछ विश्राम किए थे, वहाँ ताल का रूप ले लिया। बीचों बीच में एक टापू है, टापू पर रेस्टोरेंट, वहाँ लोग नौका से पहुंचकर और कुछ समय बिताते। यह उस स्थान का आकर्षण है। निसंदेह भीमताल भव्य है, काफ़ी बड़ा है, देखने में अत्यंत सुंदर भी है। वहाँ कुछ क्षण बिताना ये अच्छा लगता है। ऐसा भीमताल, भीमताल के चारों ओर बस्ती है, लेकिन अगर किसी सुदूर ऊपर की पहाड़ी की किसी बस्ती में जाना हो तो सीधे रास्ते से जाना होगा, फिर उसी रास्ते से उतरना होगा। यह मुख्य बात होती। कम से कम मुझे झील के दर्शन में सबसे आकर्षक जो झील लगी वह नौकुचिया ताल। नौकुचिया यानी 9 जगह से 9 कोण वाला, 9 एंगल, 9 कोण यानी 9 एंगल, 9 कुचिया। ऐसा एक ताल जो 9 जगह से टेढ़ा हो, 9 कोण लिए हुए हो। एक ऐसा सुंदर प्राकृतिक नैसर्गिक ताल जहाँ की रमणीयता, सुंदरता देखते ही बनती। और नैनीताल के बाद अगर किसी एक ताल में सबसे अधिक नौकायन होता तो इस नौकुचिया ताल में बहुत सारी पताकाओं से लगी हुई नौकाएं ताल के किनारे मिल जाती। उसको अल्प प्रमाण में, अल्प राशि में और घूमने टहलने के लिए उपलब्ध होता। बल्कि नैनीताल में झील में नौकायन महंगा है। वहाँ की तुलना में जिन लोगों को नौकायन का शौक हो वे इस स्थान का चयन कर सकते हैं। उन्हें यहाँ कम लागत, कम राशि में नौकायन का आनंद करने को मिल जाएगा। छोटी मोटी 4-6 अच्छी दुकानें भी हैं। उन दुकानों से खाने पीने की कुछ सामग्री लेकर और वहाँ कुछ बिताया जा सकता है। लेकिन हम मैदान के लोग, बाहर के गए लोग उस प्राकृतिक नैसर्गिक स्थिति को नहीं भांप पाते। कहीं भी कुछ भी छोड़ देते हैं, यह ठीक नहीं। केवल पर्यटन के नाम पर गए लोगों ने वहाँ के पर्वतीय अंचल को काफ़ी गंदा कर दिया। ऐसा उचित नहीं। हम पर्वत को सुंदर रखें। इस प्रकार नौकुचिया ताल के साथ यात्रा का यह भ्रमण क्रम पूरा होता। अंतिम ताल के रूप में नैनीताल तो है ही, जिसे जितना देखो, चाहे चारों ओर पैदल घूमकर, चाहे नैनीताल से, चाहे तल्ली ताल से मल्ली ताल के बीच चलने वाले रिक्शे पर बैठकर, और चाहे नौकायन का आनंद लेकर आप नैनीताल का जितना दर्शन करें, आपको मन में तोष ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार यह दर्शन का क्रम पूरा होता। अगले दिन आप पैदल चलकर चाइना पीक, चाइना चोटी, जहाँ से चाइना का दर्शन होता, चीन की दीवार का दर्शन होता, उस स्थान पर रोपवे से पहुँच सकते हैं। रोपवे यानी उड़न खटोला, उसका टिकट लीजिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए और अपने नंबर पर आप रोपवे से वहाँ पहुँच जाएंगे। उस पर चलना, वहाँ पहुँचना अपने आप में एक सुंदर अनुभव है। वहाँ पहुँचकर एक में दूरबीन से अगर मौसम साफ हो तो चीन की दीवार का दर्शन कर सकते हैं। यदि मौसम साफ नहीं रहा तो केवल धुंधलका बादल दिखाई पड़ेगा। मैं कई बार गया, लेकिन सौभाग्य से एक बार ही, वो भी किसी के बताने पर, हल्की आभा चीन की दीवार की दिख गई। अपने आप में पर्वतीय चोटी से नैसर्गिक शत्रु चीन के उस चीन की दीवार का दर्शन करना अपने आप में आह्लादकारी होता। यह एक सुंदर अनुभव है। और इस प्रकार वहाँ कुछ घंटे बिताकर हम नैनीताल पुनः आ सकते हैं। नैनीताल के जहाँ हनुमान मंदिर, वहीं पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है। ऑब्जर्वेटरी को भीतर से जाकर देखने का कोई अवसर तो नहीं, क्योंकि वो सरकारी और सुरक्षित विभाग है। कुछ बहुमूल्य ऐसी ऑब्जर्वेटरी में से एक है। ऐसे वहाँ पहुँच सकते हैं। नैनीताल अच्छे पब्लिक स्कूल्स के लिए भी जाना जाता। वहाँ देश की जानी मानी हस्तियाँ पढ़ी लिखी। वहाँ सेंट अन्तुल, सेंट जोसेफ, ऐसे एक से एक विद्यालय हैं
बिरला का ख्यातिनाम विद्यालय भी वहीं पर है, जहाँ का दर्शन कर मन आनंदित हो सकता। अनेक लोगों के पाल्य वहाँ पढ़ते हैं, इस कारण वे अवसर पाकर वहाँ अवश्य जाते और इस प्रकार उन्हें दर्शन का आनंद होता। नैनीताल अकेले एक घूमने की सुंदर जगह है, वहाँ समय बिताने की जगह है, लेकिन खर्चीला स्थान है। ऐसे खर्चे से बचने के लिए उस नैनीताल नगर से कुछ दाएं बाएं के होटलों में रुकने का मन बनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग हल्द्वानी में ही रुक जाते, काठगोदाम में रुक जाते, या फिर नैनीताल से निकट भवाली के कुछ होटल भी अपेक्षाकृत सस्ते होते। इन जगहों पर रुकिए, घूमने के लिए तो ये सारी जगह हैं ही। इस प्रकार अपनी यात्रा को आनंददायक बनाइए, यह भ्रमण का सच्चा आनंद है। किसी ने पूछा कि पहाड़ तो बहुत सुंदर लगता है, हमने कहा पेट पॉकेट में जब तक पैसा है तब तक पहाड़ सुंदर लगते हैं, नहीं तो कुरूप लगने लगते हैं। यह अपने आप में व्यंग्य कथन जरूर था, लेकिन सच्चाई भी यही है। पहाड़ में पैसे को थोड़ा नियंत्रित करके रहना चाहिए, रखना चाहिए। इस प्रकार की यात्रा का भ्रमण करना चाहिए। और नैनीताल के लैक टूर में यद्यपि 8-10 झीलें हैं, लेकिन प्रमुखतः नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आशा है कि भविष्य में जब आप कभी यात्रा के लिए प्रस्तुत होंगे तो यह यात्रा वृत्तांत आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। जय श्री राम।